नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। हमारी स्पेशल रिपोर्ट सूदखोरों का जाल में आपका स्वागत है। मजबूरी एक ऐसा शब्द जो ना चाहते हुए भी लोगों को झुका ही देती है। कभी जरूरतों के लिए झुकाती है तो कभी उलझी परिस्थितियों को सुलझाने के लिए। इसी मौके का फायदा उठाने बैठे कुछ लोग, कुछ जालसाज जो वक्त के साथ जिंदगियों से खेलना शुरू कर देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे घिनौना खेल के बारे में बताएंगे जो लोगों को मौत के मुहाने तक ले जाता है। मध्य प्रदेश में जारी ऐसे ही खेल को आज उजागर करेंगे जिसे सूदखोरी कहा जाता है। दीमक की तरह कई परिवारों को खोखला कर रहे मामलों को देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। आखिर कैसे पनप रहा है प्रदेश में सूदखोर माफिया, कैसे लोगों की लाचारी का फायदा उठा रहे हैं ये सूदखोर। देखिए रिपोर्ट। आंखों में आंसू, चेहरे पर उदासी, अपनी मां को ठीक कर अस्पताल से घर ले जाने की उम्मीद बाथरे परिवार के माथे पर साफ झलक रही है। जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल के आईसीयू वार्ड में संघर्ष कर रही ये हैं जया बाथरे। हर मां की तरह इन्होंने भी अपने दोनों बेटों की अच्छी परवरिश का सपना देखा था, काबिल अफसर बनाने का सपना देखा था। पर कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जिनके सपने को सच होने से पहले ही बुरी नजर लग जाती है। ऐसे ही परिस्थितियों से बाथरे परिवार भी लंबे वक्त से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि परिवार के 4 सदस्यों के बीच 2 छोटे छोटे कमरे का घर और घर में सिर्फ जरूरत का सामान। ये तस्वीर इस परिवार की स्थिति खुद ब खुद बयां करती नजर आती है। पिता राजा बाथरे ऑटो चलाकर अपने परिवार को आज भी पाल रहे हैं। ऐसे में जया का सपना पूरा हो पाना भी मुश्किल ही था। लेकिन जया के इन सपनों और तंगहाली की भनक इस परिवार पर घात लगाए इंतजार कर रही थी। मोहल्ले की 2 सूदखोर महिलाएं बाथरे परिवार को जाल में फंसाने के लिए 5-6 साल पहले 2 सगी बहनें रेखा और रत्ना ने पीड़ित जया को रकम ब्याज पर उधार लेने के लिए उकसाया। मजबूर जया ने 10,000 रुपए भी सूद पर लिए। धीरे धीरे टुकड़ों में ली गई रकम भी करीब 1 लाख रुपए तक पहुंच गई। जया ने उधारी को पूरी ब्याज के साथ चुकाया, लेकिन लालच में अंधे हो चुके रसूखदार सूदखोरों ने अब परिवार पर 10 लाख रुपए राशि देने का दबाव डालना शुरू कर दिया था। जब जब इस मनमानी रकम वसूली के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की जाती तो परिवार को धमकाया जाता है। जया ने 6 जनवरी को फिनाइल पीकर आत्मलीला समाप्त करने की कोशिश की। तबीयत बिगड़ती देख परिवार वालों ने वक्त रहते अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ अब भी जया नाजुक हालत में मौत से संघर्ष कर रही है। हमने उनसे लिए थे पैसे, मैं मानता हूँ ये चीज़, पर हमने उनसे 10 लाख रुपए नहीं लिया सर, जितनी वो मांग कर रही हैं। और अगर आप मुझे खुद ही बताइए सर, अगर हमने 10 लाख रुपए लिया होता सर, हम उसका कुछ तो करते उसका हम। लेकिन उनका ये कहना है कि मतलब इतने टाइम हो गया और इतना पैसा हो गया है, 10 लाख रुपए जो वो हमसे मांग रहे थे सर। वो चीज़ सर, वो 5 तारीख का दिन, जो 5 तारीख निकली है ना, मेरी ज़िंदगी का सर सबसे बुरा दिन था सर। वो मेरी माँ ने सर उनने इतना परेशान किया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। मेरी माँ उनकी वजह से बहुत परेशान थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। प्रताड़ना और धमकी के दौर को देखते हुए कई बार पूरे परिवार को घर छोड़ने तक का कदम भी उठाना पड़ा। परिवार ने 1 जनवरी को अपना घर छोड़ दिया था। न खाने का ठिकाना था और न ही रहने का। तभी सूदखोरों ने पूरे मोहल्ले के सामने ही बंद घर के सामने जमकर हंगामा भी किया था। परिवार बीते 5 सालों से जुल्म सह रहा था, लेकिन समाज के साथ बदनामी के डर से कभी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। मामले में पुलिस ने दोनों ही सूदखोरों को अपनी हिरासत में ले लिया है। सर, हमने 5 साल पहले मम्मी ने 1 लाख रुपए के लगभग लिया था, तो कुछ मजबूरी थी, फीस वगैरह भरना थी, इस स्थिति में लिया हुआ था। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा करके मूल उनको दे दिया। और अब 5-6 साल होने के बाद वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो 10 लाख चाहिए। वो फ़ोन करके प्रताड़ित करना। हम लोग जब से मम्मी यहाँ पे अस्पताल में आई थी, उसके 5 दिन पहले से हम लोग घर से बाहर थे। रात में जा रहे थे, कभी नहीं भी जा रहे थे। कुछ खाया वाया भी नहीं है किसी ने ढंग से। और कि तुम लोग आओ, तुम्हें बताते हैं, तुम्हारे बच्चों का रिकॉर्ड ख़राब कर देंगे, पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और अगर हम लोग एक शर्ट भी ले लें तो बोलेंगे तेरे बच्चे कपड़े पहन रहे हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। जरूरत और परिस्थितियां लोगों को मजबूर बनाती हैं। ऐसी मजबूरी कि लोग साहूकारों, सूदखोरों के चंगुल में फंसते ही चले जाते हैं।
न जाने जय जैसी और कितनी बेबस लाचार होंगी जो सूदखोरों की मनमानी का शिकार हो रही हैं। भले ही लोक लाज के चलते पुलिस और प्रशासन की मदद लेने से पीड़ित कतराते हों, लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है कि तमाम कड़े कानूनों और प्रावधानों के बाद भी सूदखोर बेलगाम है। शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। तो ये थी सूदखोरों की वो दास्तां जिसने बाथरे परिवार को गर्त में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अब हम आपको सूदखोरों के एक और घिनौने खेल से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसके चलते पूरा परिवार ही खत्म हो गया। जो कभी हंसता खेलता किसी का आशियाना था, वो कैसे अब बंद मकान में तब्दील हो गया। 5 लोगों की मौत की दास्तां जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रहे इस मकान में कभी एक परिवार हंसता मुस्कुराता रहता था। आज इस मकान को ताला लगाकर बंद कर दिया गया। राजधानी भोपाल के आनंद विहार में यह परिवार संजीव जोशी का था। संजीव की ऑटो पार्ट्स की छोटी ही सही लेकिन परिवार को पालने के लिए आय का जरिया हुआ करती थी। लेकिन पहले से खस्ता माली हालत और फिर कोरोना संक्रमण के दौर में संजीव की आर्थिक स्थिति को बेहद कमजोर कर दिया। मजबूरी को देखते हुए संजीव ने कर्ज लेने का फैसला किया, लेकिन किसे क्या पता था कि यह कर्ज उस पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर भारी पड़ने वाला है। संजीव ने इलाके की ही एक रसूखदार सूदखोर महिला से रकम उधार ली। आर्थिक तंगी के चलते संजीव की स्थिति ऐसी थी कि कई बार रकम चुकाने की तारीख भी निकल जाया करती थी। ऐसे में रसूखदारों की नजर संजीव की संपत्ति पर पड़ी और सरेआम जिल्लत और पल पल की प्रताड़ना का ऐसा घिनौना खेल सूदखोर गैंग ने इस परिवार के साथ खेला कि पूरे परिवार ने एक साथ जहर पीकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। संजीव ने घर बनाने के लिए बैंक से लोन ले रखा था। हर महीने 35,000 रुपए किस्त जाती थी। आमदनी नहीं होने पर संजीव ने बबलू, राजू राय, लक्ष्मी राय, ममता शर्मा से कर्ज लिया था। ये कर्ज भी 2% ब्याज पर था, लेकिन बाद में सूदखोर ब्याज बढ़ाते गए और हालात ये हो गए कि हर हफ्ते 10,000 रुपए ब्याज मांगने लगे। बबली शर्मा 2 लाख रुपए के हर हफ्ते 10,000 रुपए ब्याज ले रही थी, जबकि संजीव उसका पूरा पैसा अदा कर चुका था। बावजूद रसूखदारों की मांग जस की तस बनी रही। लिहाजा प्रताड़ना से तंग आकर 2 बेटियों समेत अपनी मां और पत्नी के साथ आत्महत्या का रास्ता चुना। इस कांड ने सूदखोरों के माफिया जाल को बेनकाब कर दिया है। बेलगाम सूदखोरों के चंगुल में फंसकर पूरा परिवार कैसे तबाह हो जाता है, उसकी गवाही देता हुआ ये मकान आज हमारे सामने नजर आता है। आज यहाँ ताला डला हुआ है, लेकिन नवंबर के पहले यहाँ जोशी परिवार रहता था। खुशहाल परिवार था और इस परिवार में 5 सदस्य थे। जोशी की देखा जाए तो जोशी की माँ इस घर में रहा करती थी, उनकी पत्नी थी और 2 बेटियां यहाँ पर थी। लेकिन जिस प्रकार से सूदखोरों के चंगुल में ये परिवार फंसा, ब्याज पूरा लौटाया गया, सूद पूरा लौटाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो सूदखोर थे उन्होंने इस प्रकार से इस पूरे परिवार को प्रताड़ित किया कि इस परिवार ने अपनी आत्मलीला सामूहिक रूप से समाप्त कर ली। लेकिन जिस प्रकार से ये मामला यहाँ सामने आया, उसके बाद एक बात ज़रूर सामने यहाँ पर आई कि शासन प्रशासन नींद से जागा। कहीं ना कहीं इस बात के उपाय किए गए कि सूदखोरों पर लगाम लगाई जाए। लेकिन देखा ये गया है कि तमाम शिकायतें की जाती हैं, तमाम दरखास्त लगाई जाती हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ कार्रवाई के दावे के अलावा पीड़ितों को कुछ नहीं मिलता। और इतना ही नहीं, बल्कि इस परिवार ने भी ऐसा ही कुछ किया था। जब इस परिवार के पास विपदा यहाँ पर पहुंची तो कहीं ना कहीं परिवार ने गुहार लगाई, लेकिन उस गुहार को सुनने के लिए कोई भी जिम्मेदार सामने नहीं आया। वैसे सूदखोरी के लिए कानून में प्रावधान भी किए गए हैं। पंजीकृत साहूकार ही ऋण देने का काम कर सकता है। राजधानी भोपाल में पंजीकृत साहूकारों की संख्या भी 2,500 है, लेकिन असली कारोबार तो गैर पंजीकृत सूदखोर ही कर रहे हैं, जो शासन के किसी भी नियम कायदे को नहीं मानते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। शिकायत के बाद भी अक्सर अधिकारी आंखें मूंदे रहते हैं। जिस तरह से नगर निगम भोपाल सूद देने के संबंध में या ब्याज पर पैसा चलाने के संबंध में जो लाइसेंस जारी करती है,
उस आंकड़ों को देखा जाए तो वो 2500 से लगभग अधिक के आंकड़े हैं। लेकिन वर्तमान के अंदर नगर निगम भोपाल ना तो उन पर ठीक ढंग से मॉनिटरिंग कर पा रहा है, दूसरी तरफ जो हेल्पलाइन नंबर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा जारी किया गया था, उन हेल्पलाइनों के नंबर पर शिकायतें आने के बावजूद भी स्थिति जस की तस है। एक तरफ सूदखोरों के चंगुल में फंसकर जोशी परिवार ने अपनी जान गंवा दी और इधर जिला और पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर अपना पल्ला झाड़ दिया और साथ ही दावा किया कि अब गैर पंजीकृत सूदखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में सूदखोरों को लेकर पुलिस प्रशासन किस प्रकार से लगाम लगा रहा है, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर सर यहाँ पर साथ में हैं। सर, किस प्रकार से देखा गया है कि लगातार जो मामले हैं अभी फिलहाल कुछ बढ़ते जा रहे हैं, क्या कर रही है पुलिस? पिछले कुछ समय में जो मामले पुलिस के सामने आए हैं, पुलिस का उसमें उसको प्राथमिकता पे लेकर प्रकरण दर्ज करके जो भी आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया है, कार्रवाई की गई है। नगर निगम के अंडर में लाइसेंस ही आते हैं, लगभग 2500 लाइसेंस है, लेकिन एक ऑडिट आज तक यहाँ पर सामने नहीं आ पाया। इशू नगर निगम का है, लेकिन मामले तो पुलिस के पास आते हैं और सीधे तौर पर पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें किसी भी विभाग का या किसके पास शक्तियां हैं कार्रवाई करने की या किसकी जिम्मेदारी है, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण है कि हम पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार से सहायता पहुंचाएं। सर, अंतिम प्रश्न, जिस प्रकार से एक अभियान छेड़ा गया कि तमाम प्रकार के टोल फ्री नंबर जारी किए गए, ये देखा गया और लोगों के कॉल्स भी आए, लेकिन पिछले आंकड़ों की बात करें तो ये कॉल्स ज़्यादा हैं। नहीं लगता सर चुनौतियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं? देखिए, कॉल सेंटर्स जिस पे पीड़ित व्यक्ति शिकायत करे उस पर अगर कॉल्स बढ़ रहे हैं तो ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि पुलिस के पास में अगर जानकारी ज़्यादा पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि और अच्छी कार्रवाई, अधिक कार्रवाई हो पाएगी। तो यहाँ साफ तौर पर दावा इस बात का है कि जिस प्रकार से मामले सामने आ रहे हैं सूदखोरों के, कहीं ना कहीं पुलिस उन तमाम मामलों को चुनौती के तौर पर ले रही है। लेकिन बात इस बात की है कि जिस प्रकार से कॉल सेंटर्स यहाँ पर खोले गए, शिकायतों का दायरा बढ़ा, न सिर्फ 5 लोगों ने आत्महत्या की बल्कि एक महिला ने भी खुदकुशी करने की कोशिश की। इन पूरे बढ़ते हुए मामलों पर अंकुश कैसे लग पाएगा? IBC 24 से खास बातचीत के दौरान एडिशनल पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर ने रसूखदारों पर लगाम को बड़ी चुनौती बताया। शिखिल ब्योहार, IBC 24 भोपाल। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सूदखोरी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस ठोस कार्रवाई का दावा जरूर करती है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। सूदखोरों से परेशान होकर कई लोगों ने अपनी जान तक दी है, लेकिन सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। आज भी कई आरोपी सूदखोर खुलेआम घूम रहे हैं। प्रदेश में तेजी से फैलता सूदखोरों का जाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सूदखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर कई परिवारों ने मौत को गले लगा लिया। प्रदेश के कई शहरों में कर्ज से तंग आकर आत्महत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कह चुके हैं कि सूदखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इंदौर में सूदखोरों से पीड़ितों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला इंदौर जिले के शिप्रा का है। यहाँ ग्राम बूढ़ी बरलाई में रहने वाले मनोज पटेल ने 30 जून 2021 को आत्महत्या कर ली थी। मनोज ने सुसाइड नोट में सूदखोरों से परेशान होकर ये कदम उठाने की बात लिखी थी। मामले में शिप्रा पुलिस ने जांच के बाद 4 जुलाई 2021 को 5 आरोपियों के खिलाफ सूदखोरी का मामला भी दर्ज किया था, लेकिन अब तक मामले में पुलिस ने आरोपियों पर ठोस कार्रवाई नहीं की है। मृतक मनोज पटेल की पत्नी हीना पटेल ने पुलिस से गुहार लगाई है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाए। उनका यो कदम उठाना पड़े, उनका सुसाइड करना पड़े। मतलब बच्चों को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी उनको। हाँ, तो धमकी दी। इधर पुलिस के पास सूदखोरों के लिए वही रटा रटाया जवाब है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सूदखोरों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की गई है। जो भी शिकायत करता है बिना किसी डर के पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंदौर पुलिस के द्वारा हमेशा सूदखोरों के प्रति कड़ी कार्रवाई की जाती रही है और भविष्य में भी कहीं भी किसी भी तरीके से कोई जो है शिकायत प्राप्त होगी सूदखोरों के प्रति तो तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम आम जनता से भी निवेदन करते हैं कि वो इस तरह की कहीं कोई शिकायत है या पीड़ित हैं कहीं किसी भी प्रकार से, वो तत्काल पुलिस से संपर्क करें और कार्रवाई सुनिश्चित करें।
हालांकि केवल हिना और मनोज पटेल का ही परिवार सूदखोरों से परेशान नहीं है, बल्कि कई और ऐसे पीड़ित हैं जो आज भी ब्याज की मोटी रकम दे रहे हैं, साथ ही डर की वजह से खुलकर सामने भी नहीं आ रहे। साथ ही पुलिस के पास आश्वासन के अलावा जवाब नहीं है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। जबलपुर में भी सरकार के लाख दावों के बावजूद सूदखोरी का अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। जबलपुर में सूदखोरी के हालात जानलेवा हो चुके हैं, जहां आए दिन सूदखोरों से प्रताड़ित शख्स मौत को गले लगा लेते हैं। भोपाल की जया के जैसा ही दर्द जबलपुर के एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही उमा रैकवार का भी है। 55 साल की उमा आधारताल इलाके में छोटा सा टिफिन का कारोबार करती थी। कोरोना लॉकडाउन के दौरान उमा का ये व्यवसाय भी बंद हो गया। अनलॉक होने के बाद उमा ने फिर अपनी रोजी रोटी जुटाने के लिए टिफिन का व्यापार शुरू करने की हिम्मत जुटाई, लेकिन लॉकडाउन के बाद उसके पास पैसे इतने नहीं बचे थे कि फिर से उसकी जिंदगी पटरी पर आ जाए। उमा को किसी बैंक से लोन नहीं मिला तो उसने मानसरोवर कॉलोनी में रहने वाली सपना प्रजापति से 50,000 और काकुल प्रजापति से 30,000 रुपए उधार ले लिए। सपना और काकुल नाम की महिला सूदखोरों ने बस यहीं से उमा का जीना दुश्वार कर दिया। दोनों महिलाएं उमा से हर महीने 10% से ज्यादा ब्याज वसूलने लगी। उमा ने धीरे धीरे सपना को 50,000 के बदले 1.5 लाख और काकुल को 30,000 रुपए के बदले 60,000 रुपयों की राशि चुका दी, लेकिन दोनों महिला सूदखोर उससे इतनी ही राशि और चुकाने की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करने लगी। पूरी तरह प्रताड़ित उमा ने सूदखोरों के चंगुल से बचने के लिए जहर खा लिया। अस्पताल में भर्ती उमा जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। सपना चक्रवर्ती काकुल चक्रवर्ती से पैसे लिए थे कुछ ब्याज पे जी। 1 साल हो गए उसमें न ब्याज के लिए, तो उसको ब्याज तो मैंने कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपये भर दिए। और वो एक वो गोवर्धन है जितेंद्र करके इतने दिन में पैसा कर देना, 15 तारीख के पैसा नहीं करोगी तो जान से मरवा डालेंगे, तुम्हारे घर में बम फोड़वाएंगे। घटना की सूचना मिलने के बाद जबलपुर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने महिला सूदखोर सपना प्रजापति और उसके गुर्गे जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि काकुल प्रजापति नाम की महिला सूदखोर फरार है। हालांकि जबलपुर SP के मुताबिक पुलिस ने बिना किसी प्रभाव में आए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी काकुल की तलाश जारी है। उधार लिए गए थे ब्याज पे और उसमें इनके द्वारा करीबन 2-2.5 लाख रुपए उसे भुगतान कर दिया गया। उसके बावजूद भी उसका कहना ये है अनावेदी का सपना चक्रवर्ती का कि अभी और पैसा बाकी है। उसके ऊपर से इसको गाली गुप्तार भी वो सपना चक्रवर्ती करती थी और सपना चक्रवर्ती की तरफ से वसूली करने के लिए जितेंद्र को गोवर्धन कश्यप जो उसका रिश्तेदार लगता है वो भी आके इसको बम से मारने की धमकी देता था और पैसे की वसूली के लिए बोलता था। तो रात्रि में इसमें इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और हिरासत में लिया गया। सूदखोरी के विरुद्ध जबलपुर पुलिस ने एक मुहिम छेड़ी हुई है और इसमें हमने 1-2 मोबाइल्स जो हैं वो भी हम चला रहे हैं, जो कि क्षेत्र में जा जाकर जो सूदखोरी के हेल्पलाइन के बारे में लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और वो पूरे शहर में सभी ये मैसेज देते हैं कि अगर कोई भी सूदखोरी से पीड़ित है तो तत्काल पुलिस को सूचित करे, पुलिस में कार्रवाई करेगी। इसके फलस्वरूप अभी पिछले 1-1.5 महीने में अगर आप देखेंगे तो करीबन 20 के करीब FIR जो विभिन्न थानों में पंजीबद्ध हुई है। टिफिन सेंटर चलाकर छोटे से कारोबार से अपना परिवार पालने वाली उमा की आप बीती सिस्टम को झकझोर देने वाली है, जहां स्वरोजगार के नारों के बीच सुलभ लोन के दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में सूदखोर लोगों से मूलधन का 4 गुना तक वसूल रहे हैं। विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा महानगर जबलपुर दशकों से सूदखोरी की समस्या झेल रहा है। सूदखोरी के मकड़ जाल में फंसे लोग आए दिन यहां मौत को गले लगा लेते हैं। जबलपुर में सूदखोरों के बेखौफ होने का कारण यह भी है कि पुलिस ने लंबे समय तक इस काले कारोबार पर नकेल कसने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि अब एंटी माफिया मुहिम में
पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई का अभियान छेड़ दिया है। पैसों के जरूरतमंद जिन लोगों को बैंकों से लोन नहीं मिलता या जो बैंक की कागजी कार्रवाई से बचना चाहते हैं, वो अक्सर सूदखोरों के मकड़ जाल में फंस जाते हैं। सूदखोर यानी कि बाजार में ब्याज पर पैसा चलाने वाले लोग हर महीने 5 से 20% तक ब्याज पर रुपए उधार देते हैं। उधार में दी गई रकम का ब्याज इतना होता है कि वो कई बार मूलधन की राशि चुकाने के बाद उससे कई गुना हो जाता है। ऐसे में इतने प्रॉफिट के धंधे में सूदखोरों की जमात बढ़ती ही चली जाती है। कानून में कम ब्याज पर लोन देने का प्रावधान है, जिसमें साहूकार अधिनियम के तहत लोग लाइसेंस लेकर गाइडलाइन के मुताबिक ब्याज पर कर्ज दे सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड साहूकारों से ज्यादा अनरजिस्टर्ड सूदखोरों की तादाद कई गुना बढ़ गई है। जबलपुर पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि बीते 1 साल में अभी तक पुलिस के पास सूदखोरी के करीब 30 मामले आए हैं, लेकिन इनमें से महज 8 से 10 मामलों में ही पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इनमें जबलपुर में सूदखोरी का किंग कहलाने वाले महादेव पहलवान को गिरफ्तार किया गया। मेरा कहना है कि उसमें ऐसा कोई भी दबाव या इस तरह का अभी तक किसी के द्वारा नहीं किया गया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड FIR और अरेस्ट हुई है। जबलपुर सहित मध्य प्रदेश में सूदखोरों के आतंक और उनसे प्रताड़ित लोगों द्वारा मौत को गले लगाने की घटनाओं के बाद अब सूदखोरों पर सख्ती बरतने का दावा किया जा रहा है। हालांकि जरूरतमंदों को अगर बैंकों से वक्त पर लोन मिल जाए तो सूदखोरों को अपना मकड़ जाल फैलाने का मौका नहीं मिलेगा। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना है, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।